हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। उसमें हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो पहली प्रॉपर्टी थी कंप्रेसिबिलिटी यानी कि संपीड्यता, जिसमें हमने ये देखा कि उसका मात्रक बीटा होता है। बीटा इज इक्वल टू 1/k, जहाँ पर k बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी था, और उसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिला बीटा इज इक्वल टू 1/k इज इक्वल टू -dv/vdp। उसी प्रकार हमने फर्दर प्रॉपर्टीज़ देखी थी, वो थी वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में हमने ये देखा कि वेपर प्रेशर क्या होता है, किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा उस द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है, यानी कि वेपर द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला प्रेशर। उसी संदर्भ में हमने दो प्रॉपर्टीज़ और देखी थी, ससंजन यानी कि कोहेजन व आसंजन यानी कि अडेसन। तो कोहेजन में हमने ये देखा कि जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है उसे कोहेजन कहते हैं। तथा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कांच और पानी के बीच का रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करने की बात की जाए, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसे अडेसन कहते हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे आज दो और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, और दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे कैपिलैरिटी यानी कि केशिकात्व। तो पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम फर्दर पढ़ते हैं। जब एक द्रव तथा गैस या आपस में न घुलने वाले दो द्रव संपर्क में हो तो उनकी सतह यानी कि पृष्ठ एक झिल्ली की तरह काम करती है और उस पर लगने वाले न्यून तनन बल का विरोध करती है। जब हम पृष्ठ तनाव की बात कर रहे हैं तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक द्रव या गैस, या तो जो दो फ्लूइड कांटेक्ट में है, यानी कि एक तो द्रव है और दूसरा गैस है, और या फिर दो आपस में मिक्स नहीं होने वाले लिक्विड कांटेक्ट में हो। तो जब इस तरह का कुछ केस बनेगा जहाँ पर एक द्रव या गैस कांटेक्ट में है, या फिर दो मिक्स नहीं होने वाले लिक्विड कांटेक्ट में हो, तो उनकी जो सतह होगी वो एक झिल्ली की तरह, मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और उस सतह पर लगने वाले टेंशन फोर्स का विरोध करती है। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि अगर पानी व हवा संपर्क में है, जैसे यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ देखिए ये जो हमने पात्र लिया है इसमें पानी भरा हुआ है और एटमॉस्फेयर में हवा भरी हुई है। एटमॉस्फेयर में हवा है, तो यहाँ पर हवा और पानी संपर्क में है, तो इनके बीच की जो संपर्क सतह है, इनके बीच की जो संपर्क सतह है, वो संपर्क सतह के नीचे पानी के अणुओं के बीच में क्या फोर्स लगेगा, कोहेजन फोर्स, क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। जो ये पात्र है इसमें क्या है, पानी है, तो पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच में कोहेजन फोर्स लगेगा क्योंकि वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। और संपर्क सतह के जो ऊपर हवा है, तो हवा के भी अणु होंगे, तो हवा के अणुओं के बीच में भी कोहेजन फोर्स लगेगा। जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कोहेजन फोर्स लगता है। अब पानी के अणुओं के द्वारा जो लगाया जाने वाला बल होता है कोहेजन फोर्स, वो पानी वो हवा के मॉलिक्यूल्स द्वारा लगाए गए कोहेजिव फोर्स से अधिक होता है। तो क्या होता है कि ये जो संपर्क सतह है वो नीचे की ओर दब जाएगी। देखिए ये पात्र है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेजन फोर्स। इसी प्रकार यहाँ पर हवा है, तो हवा के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेजन फोर्स। अब जो पानी के बीच में लगने वाला कोहेजन फोर्स होता है वो हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले कोहेजन फोर्स से ज़्यादा होता है। तो ये हवा और पानी के बीच की जो संपर्क सतह है, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये नीचे की ओर दबेगी, तथा ऐसे क्षेत्रफल में सिकुड़ जाएगी जिससे कि सतह बंधी रहे, यानी कि जहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश की जा सके। तो
यही हमने लिखा है कि पानी के अणुओं द्वारा लगाया गया बल हवा के अणुओं द्वारा लगाए गए बल से अधिक होता है, अतः संपर्क सतह नीचे की ओर दब जाती है तथा न्यूनतम सतह के क्षेत्रफल में सिकुड़ जाती है, जिससे संपर्क सतह बंधी रहती है। क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में फोर्स है, तो वो आपस में बंधे रहेंगे, तो जो सतह है वो भी बंधी रहेगी। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसमें जो कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उसमें प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स जिसके कारण सरफेस बंधी हुई है उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए, पृष्ठ तनाव को सिंपली अगर समझें, पृष्ठ यानी कि सरफेस और तनाव यानी कि टेंशन, तो सरफेस पर लगने वाला टेंशन फोर्स, एक तरह से ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ जो हमने केस डिस्कस किया उसमें हमने द्रव और गैस ली, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसे द्रव कांटेक्ट में हो जो आपस में मिक्स नहीं होते हो, तो उनके बीच की जो कांटेक्ट सरफेस होगी वो एक झिल्ली की तरह काम करती है और टेंशन फोर्स का विरोध करती है। क्योंकि इस केस में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोहेजन फोर्स है, तो वो ज़्यादा लगेगा हवा के मॉलिक्यूल्स के बीच के कोहेजन फोर्स से। तो पानी के मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे और जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक मिनिमम सरफेस एरिया गेन करेगी। और ऐसे केस में जो संपर्क सतह है उस पर प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला स्पर्श रेखीय बल यानी कि टेंजेंशियल फोर्स जिसके कारण सतह बंधी हुई है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल ए है इसके चारों ओर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक बैलेंस कंडीशन में रहेगा क्योंकि हर कोई मॉलिक्यूल्स इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर भी पानी है, नीचे भी पानी है, राइट लेफ्ट हर जगह पानी पानी है, मॉलिक्यूल्स एक है, तो ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा। बट जो मॉलिक्यूल बी है उसमें क्या है कि उसके ऊपर की तरफ तो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं बट नीचे की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। नीचे की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो उसको नीचे की ओर खींच के रखेंगे तो ये जो झिल्ली है, ऊपर वाली जो सरफेस है, ये एक झिल्ली की तरह काम करेगी क्योंकि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स है वो सब इनको इस सरफेस को खींच के बांधने की कोशिश करेंगे। तो बांधने की कोशिश करेंगे तो जो सरफेस है वो एक तनाव फोर्स महसूस करेगी और यही जो फोर्स है वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। इसी के कारण जो मच्छर है वो पानी की सतह पर तैर पाते हैं। डिटर्जेंट पानी में आसानी से घुल जाता है बिकॉज ऑफ रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो पृष्ठ तनाव था वो पृष्ठ पर लगने वाला प्रति इकाई पृष्ठ संपर्क सतह पर प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला टेंजेंशियल फोर्स है जो कि सरफेस को बांध के रखता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन पर मीटर। अब आपके सिलेबस में दो चीज़ें और दी हुई है। एक तो दिया है आपको द्रव की बूंद के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा दिया है कि साबुन के बुलबुले के अंदर जो सॉप बबल है उसके अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला केस हम लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉप यानी कि द्रव की बूंद के अंदर दाब आदि के यानी कि एक्सेस प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक द्रव की बूंद कंसिडर करी, तो द्रव की बूंद के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में कोहेजन फोर्स है, और जो इनसाइड प्रेशर है वो है पी आई यानी कि जो अंदर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, द्रव की बूंद के अंदर का जो प्रेशर है वो कितना है? पी आई, इंटरनल प्रेशर पी आई। और जो बाहर वायु है उस पर लग रहा है पी एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका जो डायमीटर है वो है स्मॉल डी। अब जो यहाँ हमें कैलकुलेट ये करना है कि जो द्रव की जो बूंद है इसके अंदर का प्रेशर वायुमंडल के अंदर के प्रेशर से कितना ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस द्रव की बूंद का एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, बीच में से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से दिखाई देगा। तो जो ये वाली सरफेस है द्रव की, इस पर टोटल प्रेशर लगेगा। अब देखिए टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा? डेल्टा पी होगा पी आई माइनस पी ए टी एम। पी आई माइनस पी ए टी एम क्यों? क्योंकि द्रव की बूंद के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो वो द्रव की बूंद बन पाएगी। अगर बूंद का प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा तो वो बूंद की फॉर्म में कैसे रह पाएगी। इसलिए पी आई का मान
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है लिक्विड ड्रॉपलेट का, जो लिक्विड ड्रॉपलेट हमने बीच में से कट करी, उसका ये वाला पोर्शन होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे क्या लगेगा, टोटल प्रेशर। तो वो जो PI है वो अंदर ये द्रव की बूंद के अंदर की तरफ लग रहा है, और PATM है वो द्रव की बूंद पर लग रहा है बाहर की तरफ से। तो ये डेल्टा P इक्वल टू हो जाएगा PI माइनस PATM। और इसी तरह जो ये सरफेस है इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स, ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसकी वैल्यू हमने ले ली FS। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो लग रहा है प्रेशर फोर्स जो कि लग रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और जो FS है यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स है वो लगेगा सरफेस पे। तो ये जो बूंद का जो सरफेस है इस पे लगेगा सरफेस टेंशन फोर्स, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है अंदर वाला इस पे लगेगा आपका प्रेशर फोर्स। तो प्रेशर के कारण जो बल लग रहा है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो दाब के कारण जो लगने वाला बल FP है वो हो जाएगा डेल्टा P इंटू ए, एरिया ए यहाँ पर है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया चूँकि बूंद गोल होती है, बूंद गोल है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, π/4d², यानी कि सर्कल का एरिया, वृत्त का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वही हो जाएगा यहाँ पर A का मान। तो डेल्टा P इंटू π/4d², इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। दूसरे केस में लेते हैं पृष्ठ तनाव बल, इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो पृष्ठ तनाव बल है वो क्या हो जाएगा, FS इज इक्वल टू सिग्मा इंटू πd। जो सिग्मा है वो है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कहाँ लग रहा है, सरफेस पे, सरफेस यानी कि पेरीफेरी। तो पेरीफेरी जो है सर्कल की वो परिधि, वो उसका मान कितना होता है, πd। तो उसको जब सिग्मा से गुणा करेंगे तो हमें टोटल सरफेस टेंशन फोर्स का मान मिल जाएगा। तो एक तो हमने FP कैलकुलेट कर लिया, दाब के कारण लगने वाला बल बूंद पर, और एक हमने सरफेस टेंशन के कारण जो पृष्ठ तनाव बल लग रहा है बूंद पर वो हमने कैलकुलेट किया। जब बूंद साम्य अवस्था में होगी यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी तब ये दोनों फोर्स का मान इक्वल होगा, FP इक्वल टू FS। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बराबर करने पर और इसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन D इज इक्वल टू PI माइनस PATM। डेल्टा P क्या है, द्रव की बूंद के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है जो कि द्रव की बूंद के शेप को बांधे हुए है वो हो जाएगा एक्सेस प्रेशर। तो जो द्रव की बूंद का जो स्फेरिकल या गोल शेप होता है वो भी सरफेस टेंशन फोर्स के कारण ही होता है, जिसके कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस को मिनिमम सरफेस एरिया में कन्वर्ट करते हैं और द्रव की बूंद का आकार गोल होता है। तो जब लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करी जाए यानी कि पानी की बूंद की बात करी जाए तो डेल्टा P का मान हो जाएगा आपका 4 सिग्मा अपॉन D। जब साबुन के बुलबुले या खोखली बूंद, अब देखो साबुन का जो बुलबुला होता है वो बीच में से खोखला होता है क्योंकि उसमें 2 पृष्ठ बनते हैं। जो एक है पृष्ठ वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, और दूसरा वाला जो 2 पृष्ठ बनते हैं उसके बीच में एयर आ जाती है तो वो खोखली या होलो ड्रॉप बन जाती है जो साबुन का बुलबुला होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे साबुन के बुलबुलों के तो वो खोखला दिखाई देगा और उसमें 2 पृष्ठ बनते हैं। 2 पृष्ठ बनेंगे तो जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो डबल हो जाएगा, 2 सिग्मा इंटू πd। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तब आपको डेल्टा P का मान मिलेगा 8 सिग्मा अपॉन D। तो ये कैसे हमने डिराइव किया ये हमें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद में ये फॉर्मूला हम यूज़ करके अगर हमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर फर्दर प्रॉपर्टी जो है वो है केशिकात्व यानी कि कैपिलैरिटी। केशिकात्व यानी कि कैपिलैरिटी, तो ये आपने साइंस में भी पढ़ा होगा पहले कि जब किसी कांच की नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी व कांच के अणुओं के बीच एडिशन फोर्स होगा, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक पानी एक कांच है, तो उनके बीच का जो एडिशन फोर्स का मान होगा वो पानी के अणुओं के बीच कोहेजन फोर्स से अधिक होता है, इसलिए पानी कांच को गीला कर देता है। जब भी कांच की सरफेस पर आप पानी डाल देते हैं तो कांच गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी और कांच के अणुओं के बीच का जो एडिशन फोर्स होता है वो पानी के अणुओं के बीच के कोहेजन फोर्स से ज़्यादा होता है। देखिए जब द्रव की बूंद की बात की हमने तो पानी के बीच का जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का फोर्स हवा के मॉलिक्यूल से ज़्यादा होता है, इसलिए वो
बूंद के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं और बूंद का शेप गोल होता है। बट जब उसी पानी को आप कांच पर गिरा देते हैं तो वो पानी के मॉलिक्यूल्स कांच से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो अपने जो साथ के पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका साथ छोड़ देते हैं और कांच से जाके चिपक जाते हैं और जो कांच है वो गीला हो जाता है। पर जब पारे की बात करते हैं, जब पारे को हम कांच की नली के संपर्क में लाते हैं तो पारा कांच को गीला नहीं कर पाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच का जो कोहेजन फोर्स है वो पारे और कांच के अणुओं के बीच के एडिशन फोर्स से ज़्यादा होता है। तो पारे के मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा भाईचारा है, तो वो आपस में बंधे रहेंगे। और कांच पर अगर आप पारा गिराओगे तो वो पारे का जो शेप है या जो पारे के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में बंधे ही रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और वो कांच को गीला नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी कैपिलैरिटी है, केशिकात्व फोर्स। ये देखिए, जैसे हमने पहला केस है, जो ये कोई सरफेस ली हमने कांच की, इस पर हमने पानी गिराया तो पानी इस तरह से फैल जाएगा। पानी की बूंद गोल होती है बट वो गोल बूंद कांच की सरफेस पर इस तरह से फैल जाएगी और जो कांच की सरफेस और पानी की सरफेस के बीच का जो एंगल होगा, जो थीटा है, वो 90 डिग्री से कम होगा जब एडिशन का मान कोहेजन से ज़्यादा होगा। एडिशन का मान कोहेजन से ज़्यादा है तभी तो पानी कांच के चिपक पा रहा है। जब पारे की बात करते हैं तो वही पारा क्या होगा, इस तरह से शेप ग्रहण कर लेगा। जब हम उसे कांच की सरफेस पर गिराएंगे तो जो एंगल बनेगा दोनों के बीच का थीटा, वो 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर कोहेजन का मान एडिशन फोर्स से ज़्यादा है। और केशिकात्व, जब प्रॉपर्ली हम केशिकात्व की बात करते हैं तो उसे इस तरह से देख सकते हैं कि जब किसी कम व्यास की नली को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो आसंजन व ससंजन यानी कि कोहेजन व एडिशन प्रॉपर्टी के कारण द्रव या तो नली में ऊपर चढ़ता है या नीचे गिरता है। और ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट है, ये केशिकात्व यानी कि कैपिलैरिटी कहलाती है। तो कांच की कम डायमीटर की जब हम नली को लिक्विड में डुबाते हैं तो या तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वो डिपेंड करता है कि, या फिर पानी नीचे उतरेगा। तो जो पानी या फिर कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेजन और एडिशन फोर्स का क्या रिलेशन है, उसके हिसाब से वो एंगल बनेगा और पानी ऊपर या नीचे चढ़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आप कैपिलैरिटी। जैसे ये देखिए, जब हमने पानी की बात की तो ये पात्र में पानी भरा हुआ है और इसमें जब हमने केशिका नली यानी कि कैपिलरी ट्यूब को डुबाया तो क्या होता है कि पानी और कांच के बीच में एडिशन फोर्स ज़्यादा होता है, तो पानी कांच के ज़्यादा कांटेक्ट में आना चाहेगा और पानी अपने खुद के भाई लोगों से दूर चला जाएगा तो पानी कांच की नली में ऊपर चढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब पारे की बात करते हैं तो पारे में क्या है कि पारे के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में भाईचारा ज़्यादा रखते हैं, तो वो क्या रहेंगे, कांच की नली में ऊपर नहीं चढ़ेंगे और पारा नीचे गिर जाएगा, पारे का लेवल नीचे आ जाएगा और पानी का लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें क्या रिलेशन है। अब कैपिलरी राइज यानी कि पानी का चढ़ना और कैपिलरी फॉल यानी कि पानी या फिर पारा, जो भी आप फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं उसका उतरना, फॉल, तो उसका एक रिलेशन होता है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर पानी का केस कंसिडर किया, इस पात्र में हमने यहाँ पर पानी भर दिया, ये कैपिलरी ट्यूब हमने डुबा दी। तो पानी ऊपर चढ़ गया, ये कुछ लेवल बना और ये एंगल बनेगा थीटा, जो कि कांच की सरफेस और पानी की सरफेस के बीच का है, तो ये 90 डिग्री से कम बनेगा। ये हमने आगे भी डिस्कस किया था। जो यहाँ पर हमने गिराया था कांच के ऊपर पानी को, तो एंगल 90 डिग्री से कम बना था, तो यहाँ पर भी यही केस होगा। ये कांच की सरफेस है यहाँ पर और जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम बना। जो हाइट है, जो पानी कितना चढ़ा है वो कितनी है, h यहाँ पर, और जो कैपिलरी ट्यूब है उसका डायमीटर है स्मॉल d। तो इस तरह से हम कुछ इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर इसी फॉर्म को अगर हम यहाँ पर बनाए बड़ा करके तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हाइट h हो गई, ये डायमीटर d हो गया। जो सरफेस पर कौन सा फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स Fs ये लग रहा है। ये एंगल कितना है, थीटा।
और जो नीचे W है ये जो पानी कितना ऊपर चढ़ा है उसका टोटल वेट यानी कि उसका कितना भार है वाटर कॉलम का, तो वो हो जाएगा W। तो भार का मान कितना होगा, वेट W जो है वो हो जाएगा वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो स्मॉल w इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होता है एरिया इंटू हाइट, एरिया π/4d², जो इस कैपिलरी ट्यूब है इसका एरिया कितना हो जाएगा π/4d², और इसकी हाइट h है तो वॉल्यूम हो जाएगा π/4d² इंटू h, तो स्मॉल w इंटू π/4d² h। इसी तरह जो Fs है सरफेस टेंशन फोर्स है, इसका मान कितना होगा, Fs हो जाएगा सिग्मा इंटू पेरीफेरी। तो पेरीफेरी जो ये वाली जो पेरीफेरी इसका मान हो जाएगा πd, क्योंकि सर्कुलर है पर ये लग रहा है इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा cos थीटा। एक्चुअली अगर इस डायरेक्शन में लगता तो होता सिग्मा इंटू πd, बट ये लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा सिग्मा इंटू πd cos थीटा। और इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, W = Fs, तो स्मॉल w इंटू π/4d² h इज इक्वल टू सिग्मा इंटू πd cos थीटा। इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा h इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन w स्मॉल w d, या स्मॉल w को रो जी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हमने पहले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं स्मॉल w के बारे में, और ये रो जी के बराबर होती है। तो इस फॉर्मूले से आप लोग कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल कितना हुआ जब भी हमने कैपिलरी ट्यूब को किसी फ्लूइड में डुबोया, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की बात की। तो सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन कब लगेगा, जब कोई द्रव या गैस तथा दो आपस में नहीं घुलने वाले द्रव कांटेक्ट में होते हैं, तो उनके बीच की सरफेस पर जो फोर्स लगता है जो कि उस सरफेस की सतह को बांधे रखता है, वो है सरफेस टेंशन फोर्स, और ये प्रति इकाई लंबाई पर लगता है। तो इसका मात्रक हमने देखा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। फिर इसमें दो केस देखे, एक तो लिक्विड ड्रॉपलेट का देखा। लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में एक्सेस प्रेशर का मान कितना होगा 4 सिग्मा अपॉन डी, और जो सॉप बबल है साबुन का बुलबुला है ये हॉलो होता है, इस केस में हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। कैपिलरिटी की बात की तो जब किसी कम डायमीटर की नली को किसी लिक्विड में द्रव में डुबाते हैं तो कोहेजन और एडिशन फोर्स के कारण कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल होता है। फिर हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया, तो H इज इक्वल टू 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन रो जी डी, ये फॉर्मूला, इससे आप कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल निकाल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल इज ऑब्जर्व ड्यू टू विच फोर्स, तो उसमें आएगा कोहेजन एंड एडिशन। फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट होती है उसका शेप राउंड या स्फेरिकल होता है, वो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम फिर फर्दर क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।